हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल BSCB हेल्प पे। आज हम लोग पास्ट इम्परफेक्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इस जो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस है इसके अर्थ को समझें। इम्परफेक्ट, ये शब्द जो है इम्परफेक्ट, इसका अर्थ होता है जो परफेक्ट नहीं है, अर्थात जो पूरा नहीं है। ठीक है, मतलब जो कार्य पूरा नहीं हुआ, अर्थात वो कार्य अभी भी चल रहा है, गतिशील है। ठीक है, इसीलिए इस टेंस को, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं, मतलब वो अभी कंटिन्यू है, चल रहा है, या फिर पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। और ये मैंने जब टेंस का पहला वीडियो बनाया था तो मैंने कंटिन्यूअस का अर्थ बताते हुए ये सभी नाम बताए थे। तो आप इसके अर्थ से समझ गए होंगे पास्ट इम्परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, मतलब वैसा वाक्य जिसमें कार्य चल रहा हो, और भूतकाल मतलब पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में अगर किसी कार्य के चलते रहने की गतिविधि को बताया जा रहा हो तो उसे हम पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य समझते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और जो बेल बटन है उसे दबा लें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर यूजेस ऑफ पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। देखिए, सबसे पहले ज़रूरी ये होता है कि हम जो भी टेंस पढ़ते हैं ये ज़रूरी है कि हम ये जानें कि उसका उपयोग कहाँ करना है। तो पहले हम यूजेस की बात करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि इस वाक्य का अनुवाद कैसे किया जाएगा। तो पहला यूज़ आप देख सकते हैं कि टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच वॉज गोइंग ऑन इन द पास्ट, मतलब एक ऐसे कार्य के बारे में बताने के लिए, एक ऐसी घटना के बारे में बताने के लिए, ऐसे कार्य के बारे में जो कि भूतकाल के समय में चल रहा था। ठीक है, हिंदी अर्थ भी देख लें, किसी कार्य के भूतकाल में जारी रहने के अर्थ में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आप इससे समझ चुके होंगे कि भूतकाल में अगर कोई कार्य जारी रहता हो तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही होता है। एक मेजर अंतर, एक बड़ा अंतर मैं आपको बता दूं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य में अगर समय सूचक शब्द जुड़ जाए तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं रह जाता, वो बन जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अगर उसमें समय सूचक शब्द, मतलब यह बता दिया जाए कि कार्य कब से चल रहा है या कितने समय से चल रहा है या कब शुरू हुआ है, ऐसे अगर समय सूचक शब्द उसमें जोड़ दिए जाएं तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है, ना कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस पर आप ध्यान देंगे। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ें। सबसे पहले मैंने ये कहा कि जब ये पता चले कि भूतकाल में कोई कार्य चल रहा है तो हम उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण आप देखें कि वर्षा हो रही है, मतलब यह बताता है कि वर्षा हो रही थी, मतलब ये भूतकाल के घटना की बात थी कि ये भूतकाल में ये काम हो रहा था, कंटिन्यू था। ठीक है, तो इट वॉज रेनिंग बना दिया गया इसका। लड़के मैदान में खेल रहे थे। ठीक है, ये भी भूतकाल की घटना है जो कि भूतकाल में घटित हो रही थी। तो बॉयज़ वेयर प्लेइंग इन द फील्ड, इस तरह से इस वाक्य को बनाया गया। बनाने के तरीके को मैं बाद में बताऊंगा स्ट्रक्चर के हिसाब से कि कैसे ये वाक्य बनते हैं। पहले आप उदाहरण देख लें, समझ लें इसे। मैं पूरे दिन आराम कर रहा था। ठीक है, यहाँ पर ये वाक्य विशेष होंगे, इन वाक्यों पर आप ध्यान देंगे। कैसे अनुवाद किया जाएगा इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पहले वाक्य के प्रकार को आप समझें। मैं पूरे दिन आराम कर रहा था, ये भी बात बताया जा रहा है कि ये भूतकाल में कोई काम लगातार चल रहा था। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये पूरे दिन लिखा हुआ है, इससे आप ये नहीं समझेंगे कि ये एक समय सूचक शब्द है। समय सूचक शब्द मैंने आपको बताया कि वहाँ ये बताता है कि वो काम कितने समय से चल रहा है या कब शुरू हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं बता रहा है, ये बताया कि पूरे दिन, ये एक ड्यूरेशन नहीं बता रहा है, मतलब ये पूरा दिन का बात कर रहा है। ठीक है, तो आई वॉज रेस्टिंग द होल डे। ठीक है, इस प्रकार से आप बनाएंगे। दूसरा उपयोग देखें इस वाक्य का, इस टेंस का हम कहाँ कर सकते हैं। तो इसका उपयोग हो सकता है कि द पास्ट टेंस में बी इंडिकेटेड बाय अनदर इवेंट दैट टुक प्लेस देन, मतलब कि यहाँ पर पास्ट टेंस का प्रयोग हम लोग, इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग जो है यहाँ पर पास्ट टाइम के बारे में करते हैं, मतलब जब हमारा कार्य ऐसे समय पर हो रहा जब कोई और घटना भी हो रही थी। ठीक है, मतलब कि एक घटना पहले हो चुकी, उसके बाद जो है दूसरी घटना हो रही थी, या एक घटना हुई और उसके साथ दूसरी घटना हो रही थी। ऐसे केसेस में भी हम इस टेंस का उपयोग करते हैं।
तो आप हिंदी देखें कि यह व्यक्त करने के लिए कि पास्ट टेंस में किसी घटना के समय दूसरा कार्य व्यापार पहले से जारी रहा था। मतलब कि एक कोई घटना हो रही है और दूसरा कार्य उसी समय पहले से जारी रहा था। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जब मैं राम से मिला वह पढ़ रहा था। यहाँ पर बात करते हैं जब मैं राम से मिला, मतलब ये मिलने की घटना हुई, लेकिन उससे पहले से क्या काम हो रहा था कि वो पढ़ रहा था। तो ये कंटिन्यूअस को दिखाया रहा है कि मतलब मिलना की घटना तो बाद में हुई, लेकिन पढ़ वो पहले से रहा था, वो कंटिन्यू था। ठीक है, तो व्हेन आई मेट राम ही वॉज रीडिंग। ठीक है, तो जो देखिए जो काम यहाँ पर हो रहा है कि जब मैं राम से मिला, तो ये एक बाद में मिला की घटना हो गई, जिसमें कि हम जो है इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, जबकि दूसरा है वह पढ़ रहा था, ये कंटिन्यू है, तो ये जो है इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। दूसरा है मैं उससे तब मिला जब वह पुल पार कर रहा था। तो यहाँ पर जो है तब मिलने की बात हो रही है, जब वो पुल पार कर रहा था। पुल पार करने की घटना कंटिन्यू है, लेकिन मिलने की घटना स्थिर है। तो इस घटना को, मिलने की घटना को हम बनाते हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और जबकि दूसरी घटना जो पुल पार करने की घटना है उसे हम बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, आई मेट हिम व्हेन ही वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज। ओके, अब हम आगे देखते हैं इस वीडियो में। यहाँ पर हम देखेंगे सूर्य चमक रहा था जब बाहर गया। ठीक है, सूर्य चमक रहा था जब, यहाँ पर वह छूट गया है, आप वह लगा देंगे कि सूर्य चमक रहा था जब वह बाहर गया, वहाँ वह लगा देंगे। ठीक है, सूर्य चमक रहा था जब वह बाहर गया। द सन वॉज शाइनिंग व्हेन ही वेंट आउट। द सन वॉज शाइनिंग व्हेन ही वेंट आउट। वह सो रहा था जब उसे गोली मार दी गई। ठीक है, वह सो रहा था जब उसे गोली मार दी गई। यहाँ पर सो रहा था ये घटना कंटिन्यू है, और गोली मार दी गई एक स्थिर घटना है। तो ही वॉज स्लीपिंग, ये बन गया कंटिन्यूअस में, ही वॉज स्लीपिंग व्हेन ही वॉज शॉट डेड। ठीक है, तो ये हो गए दो प्रयोग। अब तीसरा जो और आखिरी प्रयोग ये है कि टू इंडिकेट टू वर्क्स बीइंग गोइंग ऑन सिमल्टेनियसली इन द पास्ट टाइम। मतलब कि एक ऐसा घटना का यह विस्तार बताता है जब दो कार्य एक साथ हो रहे हों बीते हुए समय में। ठीक है, एक साथ दो दो कार्य हो रहे हो, तो ऐसी स्थिति में भी हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि भूतकाल में एक ही समय में दो कार्य होते रहने की स्थिति बताने के लिए इस कार्य का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब भूतकाल में एक ही समय में दो कार्य हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी इस वाक्य का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे आप यहाँ डायरेक्ट अंग्रेजी में मैंने सारे उदाहरण दिए हैं, आप इसे समझेंगे कि वाइल ही वॉज डांसिंग आई वॉज सिंगिंग। जब वह नृत्य कर रहा था, ठीक है, मैं गा रहा था। तो यहाँ पर दो घटनाएं एक साथ हो गई। ठीक है, जब वह नृत्य कर रहा था तो मैं गा रहा था। दूसरा है वाइल द चाइल्ड वॉज स्लीपिंग द मदर वॉज डूइंग द डोमेस्टिक वर्क। जब बच्चा सो रहा था तो उसकी माँ घरेलू कार्य कर रही थी। ठीक है, जब बच्चा सो रहा था तो उसकी माँ घरेलू कार्य कर रही थी। देखिए दोनों काम कंटिन्यू हैं, बच्चा भी सो रहा था और उसकी माँ भी कंटिन्यू उस घरेलू काम को कर रही थी। तो इस तरह से हम वाक्य को बनाते हैं, दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। अब देखिए हम आते हैं यहाँ पर अनुवाद के नियमों पर। ये तो हो गया, हम इसके यूजेस को हमने देख लिया, कैसे कैसे वाक्यों में इनका यूज़ किया जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब अनुवाद सीखें कि कैसे करेंगे अनुवाद, क्योंकि वाक्य जो है आपके लिए यही ज़रूरी है। आप जब पढ़ते हैं और एग्ज़ाम में जब ट्रांसलेशन आता है तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अनुवाद के नियमों को याद रखें। सबसे पहले पहचान के लिए आप देखें कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, रही थी, रहता है इत्यादि आप लगा सकते हैं कि बहुत सारे और भी इसमें हो सकते हैं। उसका अनुवाद प्रायः पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के क्रिया द्वारा होता है। ठीक है, मतलब वाक्य की पहचान क्या हो जाएगी, रहा था, रही थी, रहे थे, यही सब इत्यादि हो जाएगा। लेकिन हम देखिए बार बार मैंने आपको कहा है कि अगर समय सूचक शब्द जुड़ गया तो वो आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं रह जाएगा, वो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, समय सूचक शब्द इसमें नहीं जुड़ना चाहिए। देखिए अब इसके हम स्ट्रक्चर को समझें। स्ट्रक्चर मतलब वाक्य की बनावट। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ हमें वाज या वेयर का प्रयोग करना है जो कि वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। आपको मैं इसका डिटेल से बता दूं कि वेयर का प्रयोग प्लूरल और यू के साथ किया जाता है। यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है ना। यू मतलब तुम भी और यू मतलब तुम लोग भी। यू मतलब आप भी और आप लोग भी।
तो इस तरह से जो है हम लोग इस तरह के वाक्यों को कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग इस टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जब यहाँ पर आप देखेंगे गायें चर रही थी, द काउज वेयर ग्रेजिंग, ठीक। तो काउज वेयर ग्रेजिंग, आप इस स्ट्रक्चर पर जब ध्यान दें तो सब्जेक्ट है यहाँ पर गायें जो कि प्लूरल में है और उसके लिए वेयर का प्रयोग किया जाएगा, प्लूरल के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। तो द काउज वेयर ग्रेजिंग, चरना का होता है ग्रेज और उसमें हम वर्ब के साथ आईएनजी लगा देंगे। यहाँ इस वाक्य में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था, हमने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया है। जैसे किसान खेतों में हल चला रहे थे, द फार्मर्स वेयर प्लॉइंग द फील्ड, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं किसान जो है ये प्लूरल चला रहे थे, यहाँ रहा था नहीं लिखा है, जिससे ये पता चलता है कि किसान प्लूरल में है। तो द फार्मर्स वेयर प्लोइंग द फील्ड, ठीक। फिर है मछुए, यहाँ पर मछुए की जगह मछुआरे आप कर सकते हैं अगर आपको इस शब्द से दिक्कत है तो द मछुए नदी में मछली पकड़ रहे थे, द फिशरमैन वेयर कैचिंग फिशेज़, ठीक है। यहाँ फिशरमैन देखिए मछुए यहाँ पर रहे थे लिखा है, बहुत सारे मछुआरे हैं तो इसीलिए फिशरमैन में MEN मैन का प्रयोग किया गया जो इसके प्लूरल में बदल देता है और यहाँ ये प्लूरल है इसीलिए वेयर का प्रयोग किया गया है। फिर है वे लोग निरीक्षण कर रहे थे, निरीक्षण का अर्थ इन्वेस्टिगेशन या इंस्पेक्ट होता है, तो यहाँ पर दे वेयर इन्वेस्टिगेटिंग भी आप लिख सकते हैं और दे वेयर इंस्पेक्टिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं। फिर है मैं एक घने जंगल से गुजर रहा था, आई वॉज पासिंग थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। आई वॉज पासिंग थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट, इस तरह से आप बनाएंगे। और यहाँ देखिए आई सिंगुलर था इसीलिए हमने इसके साथ वाज का प्रयोग किया है। आगे चलते हैं निगेटिव में। निगेटिव के लिए मैंने आपको बताया है कि वाक्य में जो सहायक क्रिया हो उसी के साथ नॉट का प्रयोग किया जाता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर वाज वेयर के साथ नॉट का प्रयोग किया है और आप चाहें तो उसको साथ में कंबाइन करके वाजंट या वेरेंट प्रयोग कर सकते हैं। बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है कि सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे आप यहाँ उदाहरण देखिए, मेरे पिताजी अखबार नहीं पढ़ रहे थे, माई फादर वॉज नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर। यहाँ फादर सिंगुलर है इसीलिए यहाँ वाज का प्रयोग किया गया और साथ ही साथ नॉट का प्रयोग क्योंकि निगेटिव वाक्य है जो कि वाज सब्जेक्ट के बाद लगा है, ठीक है। और रीडिंग द न्यूज़पेपर वर्ब है रीड करना, उसमें आईएनजी लग गया और इसीलिए न्यूज़पेपर जो है आप दे सकते हैं। फिर है डॉक्टर रोगी की देखभाल नहीं कर रहा था, द डॉक्टर वॉज नॉट लुकिंग आफ्टर द पेशेंट, ठीक। तो आप इस तरह से देखेंगे द डॉक्टर वाज नॉट लुकिंग आफ्टर द पेशेंट। यहाँ डॉक्टर भी सिंगुलर था इसीलिए वाज का प्रयोग किया गया है और नॉट लगा दिया। आप चाहें तो वाज और नॉट को कंबाइन करके वाजंट लिख सकते हैं और लुकिंग आफ्टर वर्ब आईएनजी, लुक के साथ आईएनजी लग गया लुकिंग आफ्टर, ठीक है। आगे चलें। फिर है वे भाषण नहीं कर रहे थे या फिर आप लिख सकते हैं वे भाषण नहीं दे रहे थे, तो दे वेयर नॉट डिलीवरिंग अ स्पीच, ठीक है। यहाँ पर मेक ए स्पीच भी लिखा जा सकता है और डिलीवरिंग अ स्पीच भी लिखा जा सकता है। मेक की जगह मेकिंग होगा, मेकिंग अ स्पीच या डिलीवरिंग अ स्पीच, दोनों में से आप कोई भी लिखें। फिर है दर्शकगण ताली नहीं बजा रहे थे, द स्पेक्टेटर्स वेयर नॉट क्लैपिंग। ध्यान देंगे क्लैप का जो स्पेलिंग होता है CLAP होता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक नियम जानना चाहिए कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच एक भावेल हो और उसके साथ एक भावेल ही सफिक्स जुड़ रहा हो तो लास्ट का कॉन्सोनेंट रिपीट कर जाता है। जैसे L और P के बीच में A है, दो कॉन्सोनेंट के बीच एक भावेल है और उसमें हम ING जोड़ रहे हैं जो कि एक भावेल सफिक्स है, इसीलिए लास्ट का कॉन्सोनेंट जो कि P है वो रिपीट कर जाएगा, ठीक है। तो क्लैपिंग का स्पेलिंग CLAPPING, ओके। इंट्रोगेटिव की बात करें तो मैंने ये भी बताया है कि किसी भी स्ट्रक्चर में जब सहायक क्रिया को हम सबसे आगे लिख देते हैं तो वो हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो सेम स्ट्रक्चर है, वाज वेयर को आगे लिखा है, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट। नॉट का प्रयोग करने के लिए इंट्रोगेटिव में मैंने आपको बताया है कि नॉट का प्रयोग या तो सहायक क्रिया के साथ किया जाता है या सब्जेक्ट के बाद किया जाता है। ध्यान देंगे यहाँ साथ का अर्थ है बिल्कुल एकदम सटा करके जुड़े हुए रूप में, जैसे वाजंट या वेयरेंट, और बाद लिखने का अर्थ वो सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा, ठीक है। अब जैसे उदाहरण देखें, क्या सूर्य पूरब में उग रहा था, वॉज द सन राइजिंग इन द ईस्ट, ठीक है। फिर क्या वह द्वार द्वार भीख मांग रहा था, वॉज ही बेगिंग डोर टू डोर। ध्यान देंगे इन सभी वाक्यों में हम पहले सब्जेक्ट को लिख रहे हैं, पहले सहायक क्रिया को लिख रहे हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट वाक्य के अंत में।
फिर है क्या आप प्लेट साफ नहीं कर रहे थे, वेयर यू नॉट क्लीनिंग प्लेट्स। ठीक है, यहाँ यू है तो यू के लिए वेयर का प्रयोग होगा। फिर है क्या आपकी प्रेमिका आपका इंतज़ार नहीं कर रही थी, वॉज योर बिलव्ड, प्रेमिका का अर्थ बिलव्ड होता है, तो वॉज योर बिलव्ड नॉट वेटिंग फॉर यू। ठीक है, फिर है क्या आपकी पत्नी चाय नहीं बना रही थी, वाजंट योर वाइफ प्रिपेयरिंग टी। यहाँ पर वाज के साथ नॉट किया गया, यहाँ पर योर लगा है, ध्यान दीजिएगा यू नहीं है। और योर वाइफ इज़ अ थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन के लिए हम लोग वाज का प्रयोग करते हैं, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तो वाज लगेगा, तो वाजंट हमने लगा दिया। और प्रिपेयरिंग टी, चाय बनाने का अर्थ प्रिपेयर टी होता है। और ये है अब आपका क्वेश्चन फॉर्म, जो कि इंट्रोगेटिव का ही एक दूसरा पार्ट है। और इंट्रोगेटिव वाले स्ट्रक्चर के जस्ट आगे आप अगर प्रश्नवाचक शब्दों को जोड़ दें तो ये आपका स्ट्रक्चर बन जाता है। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें आप अगर निगेटिव लगाना चाहें तो वही नियम है, या तो सब्जेक्ट के बाद या फिर सहायक क्रिया के साथ। तो यहाँ आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगाया दूसरे लाइन में, और तीसरे लाइन में वाज वेयर के साथ। ठीक है, तो इस पर आप ध्यान देंगे। अब जैसे हम इसके एग्जाम्पल्स को देखें, उदाहरणों को देखें, क्या तुम पढ़ रहे थे, वेयर यू रीडिंग, सॉरी तुम क्या पढ़ रहे थे, ये वाक्य है। तो क्या सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द का अर्थ हो जाएगा व्हाट वेयर यू रीडिंग। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड व्हाट लिख दिया, फिर वाज वेयर में से वेयर लिख दिया जो कि यू के साथ लगेगा, और उसके बाद सब्जेक्ट यू था, यू लगा दिए, और वर्ब आईएनजी की जगह पर रीड के साथ आईएनजी रीडिंग लगा दिया गया, ऑब्जेक्ट इस वाक्य में नहीं था। फिर रोगी कैसे टहल रहा था, हाउ वॉज द पेशेंट वॉकिंग। हाउ पहले कैसे का अर्थ हो गया हाउ, तो हाउ वाज द पेशेंट, क्योंकि द पेशेंट सिंगुलर है इसीलिए वाज लगाया गया है। फिर आप पेड़ क्यों काट रहे थे, वाई वेयर यू कटिंग द ट्री। ठीक है, कट भी देखिए CUT, सी आपका कॉन्सोनेंट है, फिर यू आपका जो है वो वॉवेल है, और फिर टी कॉन्सोनेंट है, उसमें ING सफिक्स जोड़ा गया है जो कि एक वॉवेल सफिक्स है, तो इसीलिए लास्ट के जो टी है वो रिपीट कर जाएगा, CUTTING हो जाएगा। फिर रोगी अंतिम सांसें कब ले रहा था, व्हेन वाज द पेशेंट टेकिंग हिज लास्ट ब्रेथ। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर व्हेन लगाया, कब का इंग्लिश हो गया व्हेन, और वाज द पेशेंट क्योंकि सिंगुलर है पेशेंट तो वाज लगा दिया गया, और फिर वर्ब आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है हिज लास्ट ब्रेथ। फिर आप परीक्षा क्यों नहीं दे रहे थे, ये एक निगेटिव वाक्य है, तो वाई वेरेंट, यहाँ पर वेयर के साथ नॉट का प्रयोग कर दिया गया है। यू अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन, ध्यान देंगे परीक्षा देना का अर्थ होता है अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन, और परीक्षा में सम्मिलित होना भी यही होता है कि अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन। ठीक है, ध्यान देंगे गिविंग एग्जामिनेशन नहीं लिखना है, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर वे लोग अपना काम क्यों नहीं कर रहे थे, तो क्यों नहीं, तो यहाँ लिखा है क्यों नहीं का वाई, और नॉट लगाना है जो कि हमने यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद लगाया, दोनों जगह वो सही है, चाहे आप वेयर के साथ लिखें या सब्जेक्ट के बाद लिखें। वाई वेयर यू नॉट डूइंग योर वर्क। तो इस तरह से ये उदाहरण थे आपके, जो कि आप देख पा रहे हैं, ये आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो यहाँ हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस को समाप्त किया है। और अगर आपने हमारे टेंस की अदर वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर जाएं, सारी वीडियोस उपलब्ध हैं, और जल्द ही मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस की वीडियो लेकर आऊँ, कल तक ये कोशिश हो जानी चाहिए। और मैं यह सोच रहा हूँ कि आप लोगों के YouTube शॉर्ट्स पर कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स लेकर के आऊँ, जिससे कि आप लोगों को और सुविधा मिल सके परीक्षा के लिए। तो आपका क्या सुझाव है, ये आप मुझसे कमेंट में कह सकते हैं कि क्या ये करना चाहिए, शॉर्ट्स में आपको देना चाहिए नहीं। YouTube में शॉर्ट्स का ऑप्शन है जो कि छोटी वीडियो के लिए 30 सेकंड में आपको कोई क्लू मिल जाएगा, कुछ हिंट मिल जाएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं वो भी कोशिश कर रहा हूँ, और हो सकता है कि टेंस के एक स्ट्रक्चर को मैं उसी शॉर्ट्स के द्वारा जो है करता जाऊँ, जिससे कि आपको थोड़ी सुविधा मिल सके। तो अपने विचार आप मुझसे कमेंट में कह सकते हैं। साथ ही साथ जो है आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल के लिंक को शेयर करें, उन्हें जोड़ें इन चैनल से, और अधिक से अधिक बच्चों को ये लाभ पहुँच सके, इसका प्रयास करते रहें, ताकि सभी मिलकर इसका लाभ उठाएँ और सभी परीक्षा अच्छे से दे सकें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।